हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 20 विप्लव गायन लिखा गया है। कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। आइए पढ़ते हैं उनकी इस कविता को। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वाणी में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी है मिजरावे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ झाखड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्र गीत के रुद्र तान है, निकली मेरी अंतरंग से। कड़ कड़ में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है, कालकूट की फड़की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। ये है हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता के अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। आइए करते हैं इसके अभ्यास। पहला प्रश्न है, कड़कड़ में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट पढ़ के चिंतामणि। वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उत्तर है, वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान नव निर्माण का रास्ते खोलने के लिए तथा जन जागृति का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति के उस भावना के लिए प्रयोग किया हुआ है जो हर ओर व्याप्त है। अगला है, वही स्वर वह ध्वनि और एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। उत्तर है हाँ। वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव रुद्र गीत के क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों में सही संबंध बनता है, क्योंकि कवि इन पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। वही क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनि होने लगती है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में, दोनों मेरी ऐंठी हैं। उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा के कोमल स्वर निकलने की बजाय कठोर स्वर निकलने के कारण उसकी उंगलियों की मिजरावें टूटकर गिर गईं, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की
4-4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हो गए हैं। उत्तर है, द्वार बालिका खोल, चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिरका मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेलियां हैं पृथ्वी गोल कर दे। माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगली कविता है, विचार लो कि मृत्यु ना हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी। अगली पंक्तियां हैं, देखे तुझे नयन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उर के सतजल पर, क्लेद युक्त अपना तूने दूंगा, अपना तने दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बल, सकल श्रेय श्रम संचित फल। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गान क्यों रखा गया होगा। उत्तर है, कविता का मूल भाव गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गान रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। अगला प्रश्न है, कविता में दो शब्दों के मध्य का प्रयोग किया गया है, जैसे जिसके उथल पुथल मच जाए एवं कड़कड़ में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए, अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर है, कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं कि क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, जैसे रोम रोम गाता है, काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कविता में आदि विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव की अभिव्यक्ति के लिए करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देशराज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कड़कड़ में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। उत्तर है, कंठ रुका है महानाद का, मारक गीत रुद्र हो। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्ति के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अनंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। उत्तर है, तुकबंदी वाले शब्द पद बैठी है, ऐठी है, गाती रहती, क्रुद्ध, युद्ध, छात्र। इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास कीजिए। सही विकल्प चुनिए। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, कवि अपनी कविता के माध्यम से आह्वान कर रहा है। उत्तर है, नवयुवकों का। अगला प्रश्न है, उथल पुथल मचने से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर है,
उथल पुथल मचने से कवि का अभिप्राय है क्रांति का आगमन होना। अगला प्रश्न है, कवि देशवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है? प्राचीन परंपराओं को समाप्त करने की, परिवर्तन एवं नवनिर्माण करना, बदलाव की, उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, कवि कैसा गीत नहीं लिख पा रहा है? उत्तर है मारक गीत। अगला प्रश्न है, कवि की वीणा में कैसी चिंगारियां आ बैठी हैं? उत्तर है क्रांति की। अगला प्रश्न है, यह गीत कैसा गीत है? उत्तर है ओजस्वी गीत। अगला प्रश्न है, यह कविता किस बात से प्रभावित है? उत्तर है यह कविता प्रगतिवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, कवि अन्य कवियों से क्या आह्वान करता है? उत्तर है क्रांतिकारी गीत की रचना के लिए आह्वान करता है। अगला प्रश्न, क्रांति लाने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? उत्तर है क्रांति लाने के लिए कवि गीत का सहारा लेता है। अगला प्रश्न है, कवि के कंठ से निकले गीत का क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है कवि के कंठ से निकले गीत जीर्ण शीर्ण विचारधाराओं और रूढ़िवादी विचारों का नाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि कैसी तान सुनाना चाहता है? उत्तर है कवि ऐसी तान सुनाना चाहता है जिसके चारों तरफ हलचल मच जाए। अगला प्रश्न है, कवि विप्लव गान क्यों गाना चाहता है? उत्तर है कवि माँ का मानना है कि विप्लव गान द्वारा ही वह लोगों को समाज के नवनिर्माण के लिए जागृत कर सकता है, क्योंकि सुंदर राष्ट्र की नींव पुराने गले सड़े रीति रिवाज व रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कविता में कालकूट फण की चिंतामणि शब्दों का अर्थ क्या है? उत्तर है विष से परिपूर्ण शेष नाग को अपने सबसे प्रिय मणि की चिंता हरदम रहती है। वैसे ही कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में नवनिर्माण की चिंता जागृत कर सके। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन का रहस्य क्या है? उत्तर है कवि के अनुसार कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। इस कविता का भाव है कि जीवन का रहस्य है विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाले प्रवृत्ति के संघर्ष करके नया नवनिर्माण करना। नवनिर्माण के लिए कवि विध्वंस और महानाश को आवश्यक मानता है। यह विनाश सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी मानसिकता, जड़ता तथा अंधविश्वास को काटकर दूर फेंक देगा। सारी रुकावट समाप्त कर नए सृजन तथा नए राष्ट्र को निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए कवि द्वारा एक क्रांति की चिंगारी जलाने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, क्या आप क्रांति के समर्थक हैं? क्या क्रांति के द्वारा समाज में व्याप्त अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है? कैसे तर्क सहित उत्तर लिखिए। उत्तर है हाँ, मैं समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए क्रांति का समर्थक हूँ, लेकिन जब तक इस समाज में क्रांति की आवश्यकता बनी है तब तक मैं क्रांति के बिगुल बजाता रहता हूँ। लक्ष्य पाने के बाद क्रांति की आवश्यकता होती है। हम ऐसी क्रांति का समर्थन करते हैं। तो ये थे हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को करेंगे। धन्यवाद।